प्यारे बच्चों, नमस्कार। अपनी पिछले लेक्चर में और पिछली वीडियो में हमने बातचीत की थी संविधान के बारे में, और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। मतलब उसमें कैसे कैसे संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, उसमें कितने मेंबर्स थे, हमने इस बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज इस चैप्टर को ख़त्म करने की बात करेंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, यानी इसको हम कह सकते हैं विचार विमर्श का सिद्धांत, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारी संविधान सभा जो है, संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान सभा जो है उसकी पावर केवल इस बात पे नहीं टिकी हुई थी कि वो सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। हर ग्रुप से, हर कम्युनिटी से, हर रिलीजन से वो रिप्रेजेंटेशन वहाँ उपलब्ध था, अवेलेबल था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया गया उसमें मेंबर्स से पूरी डिस्कशन की गई, और उन नियमों की रूट्स में जो वैल्यूज थी वो कितनी पॉपुलर थी, इस बात पर ध्यान दिया गया। क्योंकि हमारा प्रयास ये था कि हर समाज के सभी जो ग्रुप्स हैं, सभी वर्ग हैं, उनको उसमें पार्टिसिपेशन मिले। लेकिन ये बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी कि वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट ना करें बल्कि पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करें। नहीं तो क्या होता, वो केवल अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए काम करते, बाकियों को ओवरलुक किया जाता, नेग्लेक्ट किया जाता। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने पूरे कंट्रीज के इंटरेस्ट के लिए मिलकर काम किया। और ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे लोग होंगे, इतने डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होंगे, डिफरेंट ग्रुप के लोग होंगे, डिफरेंट रिलीजन के लोग होंगे, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। लेकिन रूल्स बनाते समय शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो जब इन मेंबर्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। और वैसे भी ये जो डिफरेंसेस थे वो केवल एक नॉर्मल थे, इसमें कहीं ऐसी नहीं कि उनमें आपस में कोई लड़ाई थी। नो, ये केवल एक प्रिंसिपल था। अपने अपने व्यूज, हर एक को अपने व्यूज रखने का राइट था। अब जो डिफरेंसेस थे वो तो इस बात पर भी थे कि भारत में किस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड हो या डिसेंट्रलाइज्ड हो, राज्यों और केंद्र के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे रिलेशन होंगे, जुडिशरी यानी न्यायपालिका की पावर्स क्या होंगी। तो ऐसी बहुत सी बातें थी जिन पर उनमें आपस में डिफरेंसेस थे। लेकिन एक अच्छी बात कि इन डिफरेंसेस के बावजूद इन लोगों में आपसी मतभेद कोई नहीं था, और ये हमारे एक सौभाग्य कह सकते हैं, गुड लक कह सकते हैं, एक गुड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। कोई इस पर ज़्यादा बड़ी बहस, गंभीर बहस जो हो वो नहीं हो पाई। और ये प्रोविज़न जो है, एक जिसे यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, जिसका मतलब ये था कि बिना किसी रिलीजन को, बिना किसी कास्ट, बिना एजुकेशन, बिना जेंडर या इनकम, इन सब को एक तरफ रख के एक निश्चित आयु के व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष है, महिला है, अमीर है, गरीब है, ऊंची जाति का है, निम्न जाति का है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, हर चीज को एक तरफ करके केवल आयु के आधार पर, एज के बेस पर उनको वोट देने का राइट दिया गया। और इस पर हालांकि
गंभीर विचार विमर्श हुआ कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, किसे नहीं, लेकिन इस पर कहीं इस प्रकार का वाद विवाद नहीं हो पाया। विचार विमर्श जरूर हुआ। और वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी वास्तविक ताकत भी यही थी कि वो सभी लोगों के, देश के हर भारतीय के हित के लिए, इंटरेस्ट के लिए काम कर रही थी। और उनके मेंबर्स ने जब भी डिस्कशन की और उन पर लॉजिकली डिबेट्स हुए, और उन्होंने केवल अपने हितों की बात की हो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति ने अपने विचार विमर्श रखे, लेकिन उन्होंने एक नैरो माइंडनेस जो होती है, संकीर्णता होती है, उससे ऊंचा उठकर काम किया। और जो डिबेट हुई वो सारी डिबेट्स नोट की गई और उन पर माइन्यूटली, बारीकी से उस पर बातचीत हुई, और इस तरह से वो सारी बातें उस रिकॉर्ड में रखी गई। और उसके बाद कई बड़े बड़े ग्रंथों में ये छपकर सामने आई। आज भी जब कभी किसी विषय पर डिबेट हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, किसी मतभेद हो जाता है, तो उस समय जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि इस रूल को बनाने के पीछे हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका उद्देश्य क्या था। और इस तरह से ये हमारी एक बड़ी यादगार है। अब हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो है प्रोसीजर, यानी काम करने की विधि क्या थी। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका जो प्रोसीजर था उसकी इंपॉर्टेंस हमें क्लियर पता लगती है। कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 8 कमेटियां थी, और नॉर्मली इसमें जो उस समय के बड़े लीडर थे, जैसे पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये लोग इसको प्रिजाइड करते थे। और एक बात जो और क्लियर है कि ये सारे के सारे लोग हर बात पे कभी एक मत नहीं होते थे कि आप मुझे बचाओगे, मैं आपको बचाऊंगा, आप मेरा समर्थन करोगे, मैं आपका समर्थन करूंगा, ऐसा नहीं था। अपितु कई मामलों में इन लोगों के विचार काफ़ी अलग थे। और आपने शायद पढ़ा भी हो कि डॉक्टर अंबेडकर, वो तो कांग्रेस और गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, उनकी आलोचना करते थे। ऐसा नहीं कि उनकी लड़ाई थी, नो, बल्कि एक विचारों का मतभेद है जो स्वाभाविक है। अब यूं तो सरदार पटेल और पंडित नेहरू में भी कुछ बातों पर असहमति थी, हर बात पे वो एग्री नहीं करते थे, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसके बावजूद, इन सारी डिफरेंसेस के बावजूद, सब ने देश के लिए मिलकर काम किया, और हर कमेटी ने कहीं ना कहीं हर तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और इस प्रकार से उन्होंने इनके ड्राफ्ट तैयार किए, जिस पर बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हुआ। और कोशिश यही हुई कि जितने भी फैसले हों वो सारे एक मत से हों और किसी पर्टिकुलर ग्रुप के फेवर में ना हों, बल्कि पूरे कंट्री के लिए हों। ऐसे कई प्रोविज़न थे जिन पर बाद में वोटिंग भी हुई, और इस प्रकार से जितने भी डाउट्स थे उनको सबको बहुत माइन्यूटली क्लियर किया गया। और अगर किसी को इसका रिटर्न जवाब चाहिए था तो रिटर्न आंसर भी दिए गए। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 years 11 months and 18 days। बट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी जो मीटिंग्स हैं वो 166 डेज तक चली थी। और इसके जो सेशन थे, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय ये पूरा का पूरा जो काम है न्यूज़पेपर्स वालों के लिए यानी प्रेस के लिए और आम आदमी के लिए खुला था। यानी हर व्यक्ति को उस पर अपने विचार देने का राइट दिया गया था।
नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या थी। विरासत वो होती है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किए हैं, हमारा मार्गदर्शन किया। अब एक बात आप याद रखिए कि संविधान केवल संविधान सभा के आधार पर कभी नहीं बन सकता। और फिर हमारी तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसमें तो वेरिएशन ही इतनी थी कि इतनी वेरिएशन होते हुए वो नॉर्मल काम वहां हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनकी कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी, एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तो इन प्रिंसिपल्स पर जो हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान जो एक सहमति बनी थी, कंसेंट बनी थी, एक तरह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्हीं चीजों को आगे बढ़ा रही थी। और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के कई डेकेड्स के पहले भी नेशनल मूवमेंट के दौरान इन पर डिस्कशन हुआ था, डिबेट हुई थी। जैसे हमारे देश में अगर जब हमें देश को आज़ादी मिलेगी उस समय हमारी जो गवर्नमेंट है उसका नेचर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम किन बातों के आधार पर देश का शासन करेंगे। तो इन जिन चीज़ों पर इस प्रकार से डिस्कशन हुई उनको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया और इस विषय में पंडित नेहरू ने भी काफ़ी हद तक मार्गदर्शन किया था। अब एक चीज़ जिसे हमने मौलिक प्रावधान का बेसिक रूल कहा, वो वास्तव में जो प्रस्ताव में और उद्देश्य थे वो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसके मूल्यों से प्रेरित थे। और इसी प्रस्ताव के बेस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, ऐसी जो फीचर्स हैं उनको स्थान दिया गया। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर्स का एक कोई भूल भुलैया नहीं है, बल्कि इसमें एक प्रयास किया गया कि लोगों की आकांक्षाओं पर खड़ा होने का प्रयास किया जाए। इसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, यानी संस्थागत व्यवस्थाएं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने का एक और जो कारक था वो ये है कि गवर्नमेंट की सारी इंस्टीट्यूशन को बहुत बैलेंस तरीके से अरेंज किया जाए। और तब हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो रखा गया वो ये था कि हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सरकार के 3 हिस्से किए, विधायिका जिसे हम आमतौर पर लेजिस्लेचर भी कहते हैं, कार्यपालिका जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और न्यायपालिका जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। इन तीनों पार्ट्स के बीच में बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास किया गया। 10th क्लास में अपने चैप्टर में आप इस बात को पढ़ चुके हैं, पावर शेयरिंग में भी और फेडरलिज्म में भी। और ख़ासकर फेडरलिज्म में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो हमारा एक आपने पढ़ा था जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये हमारा ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसी प्रिंसिपल के बेस पर काम करते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री के साथ साथ एक फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। तो जिसमें एक तरफ विधायिका और कार्यपालिका हैं और दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यानी विधायिका और कार्यपालिका में और इस प्रकार से सेंटर और स्टेट में
पावर का, इसको हम कहेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हमारे यहाँ एक फेडरल सिस्टम भी, उसकी भी फीचर्स को इसमें ऐड किया गया, और जो हमारी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन से जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन थी उनको एक बैलेंस फॉर्म देने का प्रयास किया गया। और इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने अपने कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन थी उनसे भी बहुत कुछ गेन किया, और ये उनकी नॉलेज ही थी कि उन्होंने ऐसे किसी भी लॉजिक या हिस्टोरिकल एग्जाम्पल को नेग्लेक्ट नहीं किया, ओवरलुक नहीं किया, जो उनके काम को पूरा करने में जरूरी हो। तो इस प्रकार से हमने जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दुनिया भर के बेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उनके प्रोविजंस को गवर्नमेंट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसको ऐड किया। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट इज़ ए बैग ऑफ बोरोड लॉस। हमारा संविधान उधार लिए गए नियमों का एक थैला है, लेकिन हमें ये मानना होगा, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें एक दुनिया का बेहतरीन संविधान देने का प्रयास किया। जैसे आप देख सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने जिनमें जहाँ से हमने कुछ लिया, जैसे हमने जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ हमने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोरो किया। इस प्रकार से जनरल मेजोरिटी के बेस पे इलेक्शन हो उसको एक्सेप्ट किया। हमने रूल ऑफ लॉ को एडॉप्ट किया ब्रिटेन से। इसी प्रकार से जो लेजिस्लेचर है उसका जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी हमने वहीं से बोरो किया है। और जो हमारे यहाँ कानून बनता है, जिसके बारे में पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ कि 3 रीडिंग्स से जैसे विधायिका काम करती है, लेजिस्लेचर काम करती है, इसके बारे में मैंने पहले की अपने लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो ये भी हमने ब्रिटेन के रूल से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जो हैं ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि हमने ये फीचर कहाँ से लिया है या किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या फीचर्स बोरो किए हैं। इस तरह से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये प्रिंसिपल हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इस प्रकार से हमने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जुडिशियल प्रीव्यू है या फ्रीडम ऑफ जुडिशरी है, ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इसी प्रकार से जो हमारा सेमी फेडरल गवर्नमेंट का जो एक फीचर है ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रेसिड्यूरी पावर्स जो हैं ये फीचर भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो अगर आप इनको स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया है। तो इसी के साथ ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का, ये फर्स्ट चैप्टर आपका अब फिनिश हो गया है। अब आप इनके बेस पर अपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाइए। आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब उनको सॉल्व करने का एफर्ट्स कीजिए। अब अगर और आई एम श्योर you will be able to solve these questions because you have understood this chapter and concept of this chapter are very clear to you। आपको ये concept clear हैं ऐसे मैं expect करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।